बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक टेक्निक्स की जो कि जीन क्लोनिंग में यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन क्लोनिंग की। जीन क्लोनिंग है क्या? कॉपिंग अ जीन की कॉपीज बनाना। दो मेन मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अनदर वन इज़ द पीसीआर। हम यहाँ पर जो है वो मेनली बात करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरह से एक जीन को क्लोन करने में यूज हो रहा है और साथ ही साथ जीन की प्रोडक्ट्स भी जो है वो अचीव हो रही है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, a set of technologies, a set of techniques for the recombinant genes from different source in vitro, और उनको ट्रांसफर किया जाता है इनटू होस्ट सेल, और वहां पर जो है ये एक्सप्रेस होके प्रोडक्ट्स भी देते हैं। ठीक है, सेट ऑफ टेक्निक्स है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके, ठीक है, एक इंडिविजुअल से जीन लेके दूसरे सोर्स के डीएनए के साथ, दूसरे इंडिविजुअल के डीएनए के साथ उसको मिला के उसको होस्ट सेल के अंदर शामिल करके उससे जो है वो टारगेट अचीव किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स अचीव की जाती हैं या उनकी कॉपीज तैयार की जाती हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम दोनों चीजें जो है वो कर रहे हैं, ना सिर्फ जीन की कॉपीज कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि साथ ही साथ जो है वो इसमें हम जीन की प्रोडक्ट्स भी जो है वो अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जो रिसर्च है नाउ डेज इन बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये बेसिकली किस पर्पज़ के लिए है? तो एक तो क्लोन ऑफ अ जीन फॉर अ बेसिक रिसर्च एज वेल एज कमर्शियल एप्लीकेशन। कमर्शियली आप प्रोडक्ट्स अचीव करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं जीन की प्रोडक्ट्स को, या एक जीन की कॉपीज तैयार करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेसिक रिसर्च के लिए भी हम इसका जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से ना सिर्फ हम एग्जामाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम को, बल्कि हम फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम की भी स्टडी कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि बायोकेमिकल टूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम सारे टूल्स की स्टडी करेंगे। इसमें हम डीएनए को प्योरीफाई करने के मेथड्स को जो है वो स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स जो इंटरेस्ट की प्रोटीन्स हैं उनको प्योरीफाई करेंगे, हम वेक्टर्स का यूज़ करेंगे इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और उसके अलावा जब हम डीएनए और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग है उसके मतलब भी जो है वो हम इसमें बात करेंगे। जीन सीक्वेंसिंग भी होगी अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्रोब खुद से जगह बनाना चाह रहे हैं उस हवाले से। मेन थीम क्या है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का? इस डायग्राम में ऑलमोस्ट सारी बातें जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है वो होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, ये पॉइंट जो शो हुआ है दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये वो जीन है जिसको आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी भी सेल के अंदर। आपने जिस इंडिविजुअल के सेल से वो जीन लेना है, आप उस इंडिविजुअल का वो क्रोमोसोम लेंगे और उसमें से जीन अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? दैट इज विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आप जो है वो यूज करेंगे। आप आइसोलेट करेंगे इस डीएनए को, कट करेंगे इस डीएनए को फ्रॉम द क्रोमोसोम बाय यूजिंग दीस मोलेकुलर सीजर्स। और भी तरीके हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाने के, लेकिन मेनली अब इसको आपने दाखिल करना है सपोज बैक्टीरियल सेल में, तो कैसे दाखिल करेंगे? आपको एक कैरियर की जरूरत है, एक वेक्टर की जरूरत है, और वो वेक्टर या कैरियर या तो हमारे पास प्लाज्मिड्स हैं या वायरसेस हैं। ठीक है, लैम्डा फेजेस हैं। तो खैर जैसे हम ये प्लाज्मिड से एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, वो प्लाज्मिड लेके उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके ताकि एक जैसे स्टिकिएंट्स प्रोड्यूस हो। फिर उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें लाइगेज एंजाइम की मदद से
प्लाज्मिड के अंदर जो है वो लिंक करवा देंगे। अब ये जो प्लाज्मिड हमारे पास बनेगा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमने इंसर्ट कर दिया है, दैट इज द रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि वो डीएनए का सोर्स और था जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले, और ये प्लाज्मिड ये और सोर्स का डीएनए है, तो डिफरेंट सोर्स से मिला हुआ डीएनए, दैट इज द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसको हम क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर दाखिल कर देंगे। अब होस्ट सेल जैसे जैसे रेप्लिकेट कर रहा होगा उसके अंदर ये जीन भी कॉपी हो रहा होगा, जीन की क्लोनिंग हो रही है, ठीक है। या फिर जो है वो एक होस्ट सेल के अंदर ये जीन जैसे एक्सप्रेस हो रहा होगा और वो जो प्रोटीन बना रहा होगा वो सारी उस बैक्टीरिया के अंदर या उस इंडिविजुअल के अंदर वो जो है वो प्रोडक्ट्स बन रही होंगी, और हम उन प्रोडक्ट्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया था। सपोज हमने जब ग्रोथ हार्मोन वाला जीन दाखिल किया है तो यहाँ पर वो बैक्टीरिया ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देंगे, जिसको जब हम आगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने यूज किया है इंसुलिन बनाने वाला जीन, तो ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे जिसको आगे हम यूज कर सकते हैं। मीन कि यहाँ पर जो है वो हम प्रोडक्ट्स भी अचीव कर सकते हैं जिसको आगे हम कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए या रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जो है उस जीन की कॉपीज भी बन सकती हैं, क्लोन भी बन सकते हैं जिसको आप फर्दर जो है वो रिसर्च के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मेन टेक्निक्स हैं जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज है, जिसमें हमारे पास वेक्टर्स या कैरियर्स के होने की जो है वो जरूरत है, जिसमें हमारे पास जो है वो जीन एक्सप्रेशन सिस्टम की जरूरत है। तो हम वन बाय वन जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे देंगे, कि हमें जो जीन जिसको 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 हमने यूज करते हुए रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है वो जीन कहाँ से ले। तो वो जीन हम क्रोमोसोम से आइसोलेट कर सकते हैं, वो जीन हम मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बना सकते हैं, ऐसा जो है वो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाएगा। या हम उसको जो है वो लैब के अंदर सीक्वेंसिंग का अगर हमें पता है तो उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय एडिंग द न्यूक्लियोटाइड विद ईच अदर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज है क्रोमोसोम से कट करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उस जीन को हम वेक्टर में दाखिल करेंगे, वेक्टर जो है ये प्लाज्मिड्स होंगे या बैक्टीरियोफेजेस होंगे, और उसके अलावा हमें जीन एक्सप्रेशन सिस्टम की जरूरत है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने या तो मैसेंजर आरएनए से बनाना है या हमने लैब में सिंथेसाइज करना है, और मेन जो मेथड है दैट इज फ्रॉम आइसोलेशन ऑफ क्रोमोसोम। आइसोलेशन फ्रॉम क्रोमोसोम 1960s में सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए गए थे, हैमिल्टन और स्मिथ ने डिस्कवर किए थे। इको R1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं? बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली अकरिंग एंजाइम है जो बैक्टीरियम को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्वेडिंग डीएनए। कोई भी वायरस है या कोई बैक्टीरियोफेज, मतलब वो अटैक करती है बैक्टीरिया के ऊपर, वो अपने डीएनए को दाखिल करती है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, तो बैक्टीरिया आगे से जो एंजाइम यूज करता है उस डीएनए को काटने के लिए, दैट आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो जो फॉरेन डीएनए है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड दैट इज cut into small segments. So these enzymes are called as restriction enzymes. Okay, they are present inside the nuclear region nucleus. So these are endonuclease, restriction endonuclease. ये काम कैसे करते हैं? ये जो restriction enzymes हैं ये बेसिकली काम करते हैं कि ये डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है, ये रिकॉग्नाइजेशन साइट्स हैं जो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होती हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वहां पर अटैच होते हैं, रिवर्स ऑर्डर में सेम होते हैं ये सीक्वेंसेस, और वहां पर जब वो अटैच होके ये कट कर देते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डीएनए को, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट कर देते हैं डीएनए को। जैसे ये आपके सामने डायग्राम है, आप इसमें ऑब्जर्व करें कि ये एक स्पेसिफिक साइट है GAATTC, ये 5 to 3 प्राइम पढ़ा जा रहा है, तो इसको दूसरे स्ट्रैंड में भी पढ़ें तो GAATTC है, तो रिवर्स ऑर्डर में सेम सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्नाइजेशन साइट है। यहाँ पर क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अटैच होगा और अटैच होके क्या करेगा, क्लीव करेगा डीएनए को। क्लीव कहाँ पर किया है? क्लीव किया है इसने AATT, ठीक है, AATT जहाँ पर ये कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड थे उस साइट पर इसने क्लीव कर दिया है डीएनए को, दैट साइट इज द क्लीवेज साइट। और यहाँ पर ये डीएनए जब टूट गया है तो इसके 2 फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, 2 सिरे बन गए हैं, एक ये और एक ये फ्रेगमेंट। अब आप यहाँ पर देखें ये भी
AATT, ये डीएनए के आगे ये सिंगल स्ट्रैंड का छोटा सा पोर्शन है, तो ये एक स्टिकी एंड है जो आगे मजीद न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पर भी एक्ट करते हैं, कट करते हैं, वहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इन स्टिकी एंड्स पे आके कोई भी और फ्रेगमेंट आके यहाँ पर ऐड हो सकता है। ठीक है, कोई भी फ्रेगमेंट आके यहाँ पर ऐड हो सकता है, और उसको ऐड करने के लिए फिर लाइगेज एंजाइम का भी रोल होगा, जो क्या करेगा, इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा। तो ये दिखाया गया है कि कैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के ऊपर जब वो लग के ये क्या करते हैं, ये उसको क्लीव कर देते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे उसको क्लीव कर देते हैं क्लीवेज साइट पे, और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं मेनली। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इनकी जो रिकग्नाइजेशन साइट्स हैं, जिनको हमने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का नाम दिया, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। ये सेम सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में सेम सीक्वेंस है। ठीक है, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है टू कट द फॉस्फोडिएस्टर लिंकेज। ठीक है, और किसमें, इन अ स्टैगर्ड मैनर। दूसरे लफ्जों में, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इस तरह से कट करते हैं कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाए। मैंने डायग्राम के अंदर जब वो मेंशन किया था, ये जो स्टिकी एंड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकते हैं मजीद आगे कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के अंदर, और फिर लाइगेज एंजाइम जो है वो इसको यूनाइट भी कर सकता है दूसरे स्ट्रैंड के साथ फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड बनाते हुए। तो इस तरह से ये जो स्टिकी एंड्स हैं, ये आसानी से दूसरे डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब ये एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का जो डीएनए है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट डीएनए। और रिकम्बिनेंट डीएनए बनने के लिए ये स्टिकी एंड कंटेनिंग डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद वेक्टर के तौर पर हम इसमें जो चीज यूज करते हैं, दैट इज द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। हम बैक्टीरियोफेजिस को या हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं, जो क्या करता है कि डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर लेके जाता है। हम पहले बात करेंगे प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करते हुए कैसे क्लोनिंग की जा रही है। प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। ये हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में भी। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो है, इसके अंदर या तो फर्टिलिटी के जीन्स मौजूद हैं या रेजिस्टेंस के जीन्स मौजूद हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के जीन मौजूद है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड्स हैं, इन प्लाज्मिड्स के अंदर कोई तकरीबन 1000 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल, ठीक है, उसमें या 100 किलो बेस पेयर्स जो है इसमें मौजूद हो सकती हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ बेस पेयर जो है वो मौजूद हो सकते हैं, मिलियन नहीं, 100,000 जो है वो बेस पेयर्स। और ये जो प्लाज्मिड्स हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं बिफोर एवरी सेल डिवीजन। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये सेग्रीगेट हो जाते हैं इनटू डॉटर सेल्स। तो प्लाज्मिड जो है ये ट्रांसफर भी करते हैं जीन्स को। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये ऐसे जीन्स को जो है वो ट्रांसफर करते हैं दैट कोडिंग फॉर प्रोटीन्स दैट ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ प्लाज्मिड टू अदर होस्ट सेल और सेम रिलेटिव बाय कॉन्जुगेशन। यहाँ पर मैं इन डिटेल बात नहीं करूंगा, पिछले लेक्चर में हम कॉन्जुगेशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मीन प्लाज्मिड्स का कॉन्जुगेशन में रोल भी है। सबसे ज्यादा जो हम प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, दैट आर फ्रॉम इकोलाई। ठीक है, इकोलाई से जब हम लेते हैं ये प्लाज्मिड्स। ठीक है, और इन प्लाज्मिड्स को हम क्या करते हैं, कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, बेसिकली ये जो प्लाज्मिड्स हैं इकोलाई के, ठीक है, ये डीएनए क्लोनिंग में एज अ वेक्टर यूज होने के लिए बेहतरीन है। रीजन क्या है कि इनकी जो लेंथ है वो कम है। ठीक हो गया। पहले नंबर पर तो हम क्या करते हैं कि इकोलाई से ये आइसोलेट करके, ठीक है, हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हुए, प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हुए इसके सर्कमफेरेंस को और कम कर लेते हैं।
हर प्लाज्मिड के अंदर एक रेप्लिकेशन ओरिजिन एरिया है, एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है। उसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस जीन उसमें मौजूद है, और उसके अलावा जब इसमें रीजन मौजूद है इन विच एक्सोजीनियस डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी इंसर्ट। देखिए एक प्लाज्मिड की अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो एक प्लाज्मिड के अंदर जो जो रीजन्स मौजूद हैं हम उसको डिस्कस करते हैं कि एक प्लाज्मिड में एक जो है वो रेप्लिकेशन ओरिजिन रीजन है, एक ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद है, और उसके अलावा ऐसा एरिया मौजूद है जिसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंट ऐड हो जाता है। ये जो रेप्लिकेशन ओरिजिन रीजन है ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पर मुश्तमिल है, 50 to 100 बेस पर इसका मुश्तमिल, ठीक है। और ये हर प्लाज्मिड में लाजमी तौर पर मौजूद है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है। जो होस्ट एंजाइम्स हैं वो बाइंड करते हैं इस ओआरआई रीजन से और सर्कुलर प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाते हैं, ठीक है। तो कोई भी डीएनए सीक्वेंस जो कि इस प्लाज्मिड के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाना होता है, इंसर्ट होता है, वो रेप्लिकेट भी होता है इस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ, ठीक है। और चूंकि अगर हम प्लाज्मिड के अंदर डीएनए को दाखिल कर देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो फिर जितनी दफा प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होगी उतनी दफा उसके अंदर मौजूद जीन की भी रेप्लिकेशन होगी, और इस तरह से जीन की क्लोनिंग हो जाएगी। मीन प्लाज्मिड में जो हम जीन डालेंगे उसकी रेप्लिकेशन होनी है, उसकी कॉपीज बननी है, उसकी क्लोनिंग होनी है। हम अब करते क्या है, सबसे पहले प्लाज्मिड को हम उन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं जिससे हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करते हैं, ताकि सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हों। जब सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे इनके और जीन ऑफ इंटरेस्ट के, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आसानी से इन स्टिकी एंड्स के साथ अटैच हो सकते हैं और लाइगेज एंजाइम इनको सील कर सकता है। इट्स मीन दैट के रिकम्बिनेंट डीएनए आसानी से बन सकते हैं अगर सेम रिकॉग्नाइजेशन साइट। इन प्लाज्मिड्स को फिर हम कैल्शियम क्लोराइड की मदद से इनको ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करवा देंगे तो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर वापस चले जाएंगे, और फिर जैसे बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होंगे, बैक्टीरिया की कॉपीज होंगी, वैसे इसके अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए की भी कॉपीज तैयार होती जाएंगी, क्लोन होती है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहले रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बनाएंगे, उनको हम ऐड करेंगे इनटू प्लाज्मिड बाय लाइगेशन और विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, और उसके बाद इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू बैक्टीरिया, ठीक है, जहां पर ये अपनी कॉपीज जो है वो तैयार करेंगे। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो हम तैयार करेंगे, ठीक है, इसमें मैंने पहले भी बताया कि पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किए, उन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हमने प्लाज्मिड्स को कट किया, ठीक है, ताकि सेम स्टिकिएंट्स प्रोड्यूस हो। उसके बाद हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड्स के पास रखा, प्लाज्मिड्स के ऊपर जहां सेम स्टिकिएंट्स थे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट उन प्लाज्मिड्स के साथ अटैच हो गए, और लाइगेज एंजाइम की मदद से ये जो है वो बाकायदा सील कर दिए गए। तो इस तरह से प्लाज्मिड के अंदर जब हमने रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऐड कर दिए तो ये जो है वो नए बनने वाले जो प्लाज्मिड्स हैं जिनमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जब वो मौजूद हैं उनको हम नाम देंगे कि वो क्या है, दीज आर रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, वो रिकम्बिनेंट डीएनए। इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएंगे, और ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये रिकम्बिनेंट डीएनए हम क्या करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैक्टीरिया, ठीक है, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर ये दाखिल होके वहां पर जो है वो फिर ये अपनी प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे या रेप्लिकेट भी। ये स्लाइड्स आपके सामने जो मेंशन है इसमें मेंशन है जी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से डीएनए के ऊपर जब वो इफेक्ट कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये डीएनए के ऊपर क्लीवेज साइट के ऊपर ये जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है, वहां पर जो है वो आसानी से ये उसको कट कर रहा है डीएनए को, और स्टिकी एंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए की प्रोटेक्शन है इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्योंकि बैक्टीरिया अपने डीएनए की मिथाइलेशन करवा लेता है, तो इसलिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं करते, ये आने वाले वायरल डीएनए को ही कट करते।
ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स है वो प्रोड्यूस होंगे। ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स इसको हम ऐड करेंगे इनटू बैक्टीरिया। ये सारी स्लाइड जो मैंने आपको पहले मेंशन की थी लाइगेज एंजाइम की मदद से इस तरह से जब इसमें एडिशन हो रही है, दैट इज अबाउट द लाइगेशन। हम उसको लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ेंगे। प्लाज्मिड जो है ये एक रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को अपने अंदर ऐड करते हुए ये रिकम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज भी है कि प्लाज्मिड्स के अंदर पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस भी मौजूद है, ठीक है, जिनका काम है एक्सोजीनियस डीएनए को लिंक करना विद इन इट्स ओन डीएनए। तो लाइगेज एंजाइम का रोल भी है, उसके अलावा जो है वो प्लाज्मिड्स के अंदर पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस का जो है वो रोल भी है, ठीक है। पॉलीलिंकर ये सीक्वेंसेस ये हम मोस्टली, ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज करते हैं। ये हम प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर खुद दाखिल करते हैं ताकि इन पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस के जरिए ये आसानी से रेस्ट्रिक्शन साइट्स के साथ अटैच होके वहां पर आसानी से जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो सके, जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ सके और रिकम्बिनेंट जो है वो प्लाज्मिड बन सके। अब ये जो प्लाज्मिड जिसमें हमने कहा कि मौजूद है, जिसमें हमने डिस्कस कहा किया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हमने दाखिल कर दी है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जब वो बना दिए हैं, इन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को हम क्या करेंगे, सेल के अंदर दाखिल करेंगे बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इनके एनवायरनमेंट के अंदर डीएनए मौजूद है, दैट विल एंटर इनटू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करेगा ये जाके, और बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होके वहां पर ये क्या करेगा, या तो अपनी कॉपीज तैयार करेगा जैसे जैसे बैक्टीरिया फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस हो रहा है, या फिर क्या करेगा वहां पर ओवरकम करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स बनाएगा, अपने जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हुए अपनी नेसेसरी प्रोटीन बनाएगा। तो ये तो था कि हमने प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमने क्या करना है, बैक्टीरियोफेज को एज अ वेक्टर यूज करना है, ठीक है। ज्यादातर जब हम क्लोनिंग जो करते हैं दैट इज बाय यूजिंग प्लाज्मिड, लेकिन साथ ही साथ जब हम ये क्लोनिंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द लैम्डा फेज। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ई कोलाई की ट्रांसफॉर्मेशन उसकी एफिशिएंसी लो है, ठीक है, और पेट्री डिश के अंदर जो है स्मॉलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉलोनीज वो डिटेक्ट हो सकती हैं। हमने यहाँ पर लार्जर नंबर में कॉलोनीज डिटेक्ट कर। अब हम किस तरह से एक बैक्टीरियोफेज की जब क्लोनिंग कर सकते हैं, इस हवाले से आप ये पॉइंट रखें कि अगर हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करते हैं तो प्लाज्मिड जितने ज्यादा बैक्टीरिया बनेंगे उतने ज्यादा उसमें जो है वो प्लाज्मिड साथ साथ जो है वो रिप्रोड्यूस होते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 कितने क्लोन्स बनाते हैं तो ये कोई तकरीबन 25 केबी डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे जो कि ह्यूमन जीनोम जितने हैं। उसकी निस्बत हम बैक्टीरियोफेज की मदद से एक छोटी कॉलोनी में ज्यादा बैक्टीरियोफेज जो है वो देखिए, एक बैक्टीरिया के अंदर कोई तकरीबन 200 बैक्टीरियोफेज बन सकते हैं, और जितने बैक्टीरियोफेज बनेंगे उतने ही जीनोम की कॉपीज बनती जाएंगी। तो इसका मतलब अगर हम बैक्टीरियोफेज को एज अ वेक्टर यूज करेंगे तो फिर हम छोटे साइज की कॉलोनी में ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो जीनोम कॉपी करवा सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपी करवा सकते हैं। बैक्टीरिया जो लैम्डा फेज है इसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। ये कैसे यूज हो रही है कि जो लैम्डा फेज वायरॉन है उसका हेड है जिसमें डीएनए मौजूद है, और जो टेल रीजन है जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो है वो अटैच होकर आसानी से जो है वो अपने डीएनए को इंजेक्ट करती है, ठीक है, इनटू होस्ट डीएनए, और फिर लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल जब चलाती है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो अगर तो लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा तो फिर जैसे जैसे जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे उतने उसके अंदर जो है वो जीनोम भी क्लोन होते जाएंगे। लेकिन अगर लिटिक साइकिल चलेगा तो लिटिक साइकिल में क्योंकि वायरल डीएनए टोटली ओवरकम कर रहा है, नए वायरस बना रहा है, तो एक एक बैक्टीरिया के अंदर कुछ 200 वायरस बने,
तो लिटिक साइकिल के नतीजे में बड़ी तेजी से वायरस की रेप्लिकेशन होगी और बड़ी तेजी से जीनोम की भी रेप्लिकेशन होगी। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में जैसे बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन हो रही थी, वैसे ही साथ साथ जो है वो जीनोम की रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल से ये बैक्टीरियोफेज अपने जीनोम की कॉपीज बनाएंगे, जीनोम की कॉपीज बनाएंगे। अप टू 25 kb फॉरेन डीएनए वो लैम्डा फेज के जीनोम में ऐड हो सकता है। क्योंकि एक हम लैम्डा फेज के जीनोम में कोई तकरीबन 25,000 बेसिस पर मुश्तमिल जो डीएनए है, दैट कैन बी इंसर्टेड, जिसके नतीजे में रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा और ये रिकम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग लैम्डा फेजिस इन्फेक्ट करेंगी इकोलाई को, और उस बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्ट करेंगी तो उसके अंदर ये लिटिक साइकिल के जरिए नए वायरस बनाते हुए हर वायरस के अंदर डेफिनेटली जो है वो डीएनए की कॉपी जो है वो बनेगी। तो ये जो लैम्डा फेजिस की क्लोनिंग है ये उसमें होगी, उसके जीनोम की होगी लाइसोजेनिक साइकिल में, और पूरे जो है वो लैम्डा फेज होगी लिटिक साइकिल में। तो लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल चलाते हुए ये जो नए वायरस बनेंगे उसके अंदर नए नए जीनोम इस तरह से कॉपीज जो है वो मल्टीपल कॉपीज जो है वो बनती है। लेकिन इन केस अगर लाइसोजेनिक साइकिल चला है तो फिर ये जो है वो वायरल डीएनए ये साथ ही साथ जो है वो रेप्लिकेट हो रहा होगा और प्रोजेनी के अंदर भी जा रहा होगा, नए बनने वाले बैक्टीरिया में भी जा रहा होगा। लेकिन अगर लिटिक साइकिल चल रहा है तो फिर जो है वो ये बैक्टीरियल डीएनए के काम को रोकते हुए खुद ओवरकम करेगा बैक्टीरिया को और अपनी प्रोटीन्स अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता जाएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है हो सेल के अंदर, उससे डीएनए के नए फ्रेगमेंट्स बनेंगे और ये जो नए फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरल जीनोम linked end to end and separated at COS site। ये COS साइट क्या है? ये प्रोटीन बाइंडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है जो कि लैम्डा फेज के जीनोम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन बाइंडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, प्रोटीन बाइंडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, तो होस्ट सेल का जो क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, उसमें ये लैम्डा फेजिस का है डायरेक्ट इंसर्ट जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें ये COS सीक्वेंसेस मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर भी ये CON सीक्वेंसेस मौजूद होंगे, वहाँ पर ये लैम्डा फेज का जो डीएनए है दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द जीनोम इनटू द सीक्वेंस। तो लैम्डा फेज ये जो है वो इसका जो सीक्वेंस है दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द प्लाज्मा। ठीक है, बट नॉट इनटू द वायरल, नॉट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। खैर बात ये हो रही थी कि एक तो तरीकाकार था कि जिसमें हमने प्लाज्मिड्स को एज अ वेक्टर यूज किया और उसकी मदद से जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जीन को इंसर्ट कर दिया, और दूसरा तरीका ये है कि हमने लैम्डा फेज को जो है वो यूज किया और लैम्डा फेज को यूज करते हुए इसकी मदद से जो है वो अपने जीनोम को सेल के अंदर जो है वो कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेल के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्रोमोसोमल होस्ट सेल का जो क्रोमोसोमल डीएनए है that is not inserted into the head of lambda phage, और उसकी रीजन क्या है? It cannot contain the copy of the COS sequences। only one lambda DNA only one lambda DNA in inserted into pre-assembled lambda head। ठीक है, हर एक मतलब नए बनने वाले वायरसेस के अंदर अगर हम बात करें तो नए बनने वाले वायरसेस के अंदर बैक्टीरिया का जीनोम नहीं जा सकता क्योंकि उसमें COS सीक्वेंस नहीं है। उसके अंदर ये वायरस का जीनोम ही जाएगा क्योंकि COS सीक्वेंस मौजूद है जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स हैं जो कि मौजूद होती हैं डीएनए। ठीक है, आफ्टर इंसर्शन ऑफ लैम्डा डीएनए the pre-assembled tail is attached producing the complete virus। यानी कि पहले हेड बनता है, उसमें डीएनए अटैच हो जाता है, उसके साथ फिर टेल अटैच हो जाती है और नया वायरस बन जाता है लिटिक साइकिल के नतीजे में। और ये नए वायरस जो बनते हैं ये बस्ट करते हुए बैक्टीरिया को बाहर निकलते हैं और मजीद आगे नई कॉलोनीज को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो फेजिस बनती हैं इनको हम इनको ले सकते हैं। इकोलाई जो सेल्स हैं वो जब इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो इन्फेक्ट होने से लैम्डा फेज से इन्फेक्ट होने से
उसमें इतनी तेजी से ये लैम्डा फेजेस ग्रो करती हैं क्योंकि अबाउट 200 फेजेस पर सेल वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, 200 फेजेस पर सेल। यहाँ पर एक और पॉइंट भी है कि जो इकोलाई सेल्स हैं, they are infected with a mutant defective in a protein, ठीक है। और ये वो प्रोटीन है जो कि लैम्डा फेजिस की पैकिंग के लिए यूज होती है हेड के अंदर, ठीक है। यानी कि इसमें बाज़ औक़ात जो है वो प्रोटीन जो ना बन सकती हो, जो ना बन पाए, जिसने क्या करना था, पैक करना था डीएनए को वायरस के डीएनए के वायरस के हेड के अंदर, अगर वो प्रोटीन नहीं बन पाती तो फिर उस सूरत में वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया को ही ओवरकम कर लेता है, ठीक है। वो उसके हेड में स्टोर नहीं होता, हेड एम्प्टी रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स के अंदर एम्प्टी हेड वाले वायरस जो है वो जमा होते जाते हैं और वो जो जीनोम है वो सेल को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसको आपने इंडक्शन के नेम से भी पढ़ा हुआ है। और वहां पर जो है वो डीएनए वो नया बनना शुरू हो जाता है, वो डीएनए सेल को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किए कि वायरस ज़्यादा से ज़्यादा बने, जब वायरस ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे सेल आर लाइज्ड, बैक्टीरियल सेल की लिसिस हो जाएगी। लिटिक साइकिल इसमें जब हमने मेंशन किया था कल, और जब बैक्टीरियल सेल की जो है वो लिसिस हो जाएगी तो इसमें मौजूद जो बैक्टीरियोफेजेस है वो बैक्टीरियोफेजेस जो है दैट विल बी रिलीज आउट। अभी हमने पहले ये भी डिस्कस किया था कि अगर ए प्रोटीन है उसमें नहीं बन पा रही प्रॉपर तो फिर एम्प्टी हेड वाले भी जो है वो इसमें वायरस जो है वो बनेंगे। लेकिन अगर ए प्रोटीन बनती है प्रॉपर जो है वो बन रही है तो हम उसमें वायरसेस के अंदर जो है वो बैक्टीरिया प्रॉपर जो है वो डीएनए पैक करेगा इनटू एम्प्टी हेड्स, और ये जो है वो फुली डेवलप्ड जो वायरस प्रोड्यूस होंगे वो फुली इन्फेक्शियस होंगे और वो नए इकोलाई सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब ये सारा मेथड क्या था इसको हम डायग्रामेटिकली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमने सपोज जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हमारे पास जो है वो लैम्डा फेज का डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। इसको भी हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये कट होगा, इसमें क्लीव होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे और उन एंड्स के साथ ये फ्रेगमेंट अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, इसको हम सील करेंगे और इस तरह से हमारे पास एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। That recombinant DNA will be packed into head of the virus, और ये वायरस जो है वो जब इन्फेक्ट करेगा नए बैक्टीरिया को, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल से ये अपने इस जीनोम को बैक्टीरिया में दाखिल करेगा और बैक्टीरिया उसमें जाके रेप्लिकेट होकर नई कॉपी जो है वो बनाएगा, ठीक है। दैट इज बाय यूजिंग दी लैम्डा फेजेस। तो ये दो तरीके हैं जिसमें हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, या प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, किसको, लैम्डा फेज को। उसके बाद पूरा एक जीन एक्सप्रेशन सिस्टम है कि ये जीनोम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस को यूज करते हुए अपने आरएनए बना के और अपनी प्रोटीन्स बनाएगा और उन प्रोटीन्स को जो हम अचीव कर लेंगे। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मेनली यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड यूज ऑफ वेक्टर्स, ये दो टेक्निक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या जब आप मुझे मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।